प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में जब भी एक अखंड राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे पहले स्वर्णाक्षरों में उभर कर आता है। यह कहानी केवल एक राजा के सिंहासन पर बैठने की नहीं है, बल्कि यह एक साधारण बालक के असाधारण महानायक बनने, एक अपमानित ब्राह्मण के प्रतिशोध और एक बिखरे हुए राष्ट्र के एकीकरण की महागाथा है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के उस कालखंड में मगध साम्राज्य पर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का शासन था। धनानंद के पास असीमित सैन्य शक्ति और अपार धन संपदा तो थी, लेकिन उसमें एक कुशल शासक के गुणों का सर्वथा अभाव था। वह अहंकारी, विलासी और अपनी प्रजा पर भारी कर थोपने वाला एक क्रूर राजा था। उसी समय विश्व विजय का सपना लेकर निकला यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाएं असुरक्षित थीं और छोटे छोटे गणराज्य आपस में लड़ रहे थे। इसी संकटपूर्ण स्थिति में तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है, मगध की सभा में धनानंद को विदेशी खतरे के प्रति सचेत करने पहुंचे। लेकिन मदमस्त धनानंद ने आचार्य का उपहास किया और उन्हें भरी सभा में अपमानित कर बाहर निकलवा दिया। गिरते हुए चाणक्य की शिखा खुल गई और उन्होंने वहीं प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे इस अहंकारी नंद वंश का नाश कर मगध की गद्दी पर किसी योग्य शासक को नहीं बैठा देते, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। योग्य शिष्य की खोज में भटकते हुए चाणक्य की दृष्टि एक दिन एक ग्रामीण परिवेश में खेल रहे कुछ बालकों पर पड़ ही। वहां राजकीलम नामक खेल चल रहा था, जिसमें एक बालक पत्थर के ऊंचे आसन पर बैठकर राजा बना हुआ था और अन्य बालक उसकी प्रजा और दरबारी बने थे। वह बालक बड़ी निष्पक्षता और बुद्धिमानी से प्रजा की समस्याओं का समाधान कर रहा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज और वाणी में दृढ़ता थी। चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया कि यही वह बालक है जो उनके प्रतिशोध का माध्यम और भारत का रक्षक बन सकता है। वह बालक चंद्रगुप्त था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के संरक्षक को उचित मूल्य देकर उसे साथ लिया और तक्षशिला ले आए। अगले 7-8 वर्षों तक तक्षशिला के जंगलों और कक्षों में चंद्रगुप्त का कठोर प्रशिक्षण चला। चाणक्य ने उसे केवल अस्त्र शस्त्र चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि उसे कूटनीति, अर्थशास्त्र, मानव मनोविज्ञान और भूगोल का गहन ज्ञान भी दिया। चंद्रगुप्त को एक ऐसा योद्धा बनाया गया जो भूख, प्यास, गर्मी और सर्दी जैसी शारीरिक बाधाओं से ऊपर उठ चुका था। जब सिकंदर की सेनाएं भारत के व्यास नदी के तट से वापस लौट गईं, तो उत्तर पश्चिमी भारत में एक राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसी अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने छोटी छोटी जनजातियों और असंतुष्ट योद्धाओं को संगठित कर एक छोटी लेकिन अनुशासित सेना तैयार की। प्रारंभ में चंद्रगुप्त ने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का साहस किया, लेकिन नंदों की विशाल सेना के सामने उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद जब वे दोनों भेष बदलकर जंगलों में भटक रहे थे, तब एक रात उन्होंने एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी मां को अपने बच्चे को डांटते सुना। बच्चा गर्म खिचड़ी की थाली के बीच में हाथ डालकर अपना हाथ जला बैठा था। मां ने कहा, मूर्ख, तू भी चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसी गलती कर रहा है। अगर तू सीधे बीच में हाथ डालेगा तो जलेगा ही। पहले किनारे किनारे की ठंडी खिचड़ी खानी चाहिए। यह छोटी सी बात चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए एक महान रणकौशल का मंत्र बन गई। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और मगध के केंद्र पर हमला करने के बजाय सीमावर्ती राज्यों को जीतना शुरू किया। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे पंजाब और सिंध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वहां की जनता यूनानी क्षत्रपों के शासन से दुखी थी, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त का स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में किया। अपनी शक्ति बढ़ाकर अंततः चंद्रगुप्त ने मगध पर विशाल आक्रमण किया। एक भयंकर युद्ध के बाद धनानंद पराजित हुआ और मारा गया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन चंद्रगुप्त की चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। सिकंदर का सेनापति
सेल्यूकस निकेटर, जो अब बेबीलोन का राजा बन चुका था, सिकंदर द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों को वापस लेने के लिए एक विशाल सेना लेकर सिंधु नदी की ओर बढ़ा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त की रणकुशलता और मौर्य सेना के हाथियों के प्रहार के सामने यूनानी टिक नहीं सके। सेल्यूकस को न केवल हार माननी पड़ी, बल्कि एक अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के विशाल प्रदेश मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी भेंट किए। इसी संधि के बाद प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में उस समय के समृद्ध भारत का वर्णन किया है। सम्राट चंद्रगुप्त ने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमालाओं तक फैला था। उनका प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू किया। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। सिंचाई के लिए सुदर्शन झील जैसी परियोजनाओं का निर्माण कराया गया और सडीडीएचकों का जाल बिछाया गया ताकि व्यापार बेआएच सके। चंद्रगुप्त की गुप्तचर प्रणाली इतनी सक्रिय थी कि साम्राज्य के भीतर होने वाली छोटी से छोटी घटना की जानकारी राजा तक पहुंचती थी। उन्होंने कृषि, उद्योग और कर प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार किए, जिससे प्रजा अत्यंत समृद्ध हुई। अपने शासन के अंतिम वर्षों में जब मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पडधा, तो चंद्रगुप्त अपनी प्रजा के कष्टों से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक सुख और सत्ता स्थायी नहीं है। इसी समय वे जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आए और जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और स्वयं एक सन्यासी का जीवन अपना लिया। वे भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। वहां एक गुफा में रहकर उन्होंने कठिन तपस्या की और 297 ईसा पूर्व में संलेखना विधि के माध्यम से अपनी देह त्याग दी। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि दृढ़ संकल्प, सही मार्गदर्शन और अटूट साहस हो तो एक साधारण व्यक्ति भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। उन्होंने न केवल भारत को बाहरी आक्रमणों से बचाया, बल्कि पहली बार एक अखंड भारत की नींव रखी, जिसकी सीमाएं आज के कई देशों तक फैली थीं। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास का वह स्वर्ण अध्याय है जिसने आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रवाद, सुशासन और वीरता का मार्ग दिखाया। आज भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक ऐसे महानायक के रूप में याद किया जाता है जिसने अपनी तलवार और चाणक्य की बुद्धि के बल पर भारत को विश्व की एक महाशक्ति बनाया।